इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो आज से आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल इंटरेस्टिंग और इजी होने वाला है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और बाकी के और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जब वो नॉर्मल लेवल से कम या ज़्यादा हो जाते हैं, आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं बॉडी में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कारण क्या है इम्बैलेंस होने का, सिम्टम्स टू वॉच फॉर, कौन कौन से सिम्टम्स देखने हैं। जैसे सोडियम कम होता है तो कौन से सिम्टम्स आएंगे, सोडियम ज़्यादा होता है तो कौन से सिम्टम्स आएंगे, ऐसे ही कैल्शियम, पोटेशियम, सभी के बारे में जो मेन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नर्सिंग केयर, मैनेजमेंट और क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, तो ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? दीज आर मिनरल्स दैट हेल्प रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व सिग्नल्स एंड एसिड बेस बैलेंस। मेनली क्या है, ये मिनरल्स हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फ्लूइड बैलेंस करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं, नर्व सिग्नल्स और एसिड बेस बैलेंस। इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जो मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे कि सोडियम, इनके सिंबल्स मैंने इसमें दिए हुए हैं, Na+ लिखते हैं, पोटेशियम K+, आई थिंक ये तो सबको पता होंगे, तो मैं एक एक का रीड नहीं कर रही हूँ। कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कम या ज़्यादा हो जाते हैं, लेवल इनका जो है इम्बैलेंस हो जाता है। तो जो कॉमन कॉजेज हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन या एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, उसकी वजह से भी डिहाइड्रेट हो सकता है पेशेंट, तो हो जाएगा। वॉमिटिंग, डायरिया, किडनी डिजीज़ है, कोई हार्ट डिजीज़ है, हार्ट फेलियर, हार्मोनल डिसऑर्डर्स जैसे कि एडिसन्स डिजीज़, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कुछ मेडिकेशंस चल रही हो पेशेंट को जैसे कि डायूरेटिक्स या स्टीरॉइड्स, उनकी वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। देन इनकरेक्ट आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड देने की कुछ और की ज़रूरत थी, दे दिया कुछ और। फॉर एग्जांपल पोटेशियम लेवल पहले ही जैसे 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, पेशेंट का पोटेशियम लेवल मान लो 4.9 या 5 है, या मान लो 5 नॉर्मल से ज़्यादा ही है, और आप उसको ऐसा कोई आईवी फ्लूइड दे रहे हो जिसमें कि पोटेशियम लेवल है, या पोटेशियम डाल के दे रहे हो, KCl डाल के दे रहे हो, तो क्या होगा, इम्बैलेंस ही होना है, वो तो और बढ़ जाएगा। ऐसे ही सोडियम, हर इलेक्ट्रोलाइट का ऐसे देखना होता है। तो अगर गलत आईवी फ्लूइड दिया जाएगा तो उससे भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। आफ्टर दैट पुअर न्यूट्रिशन और एक्सेस इनटेक ऑफ सप्लीमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स भी। देखो पुअर न्यूट्रिशन है तो ऑब्वियसली जब शरीर में कुछ जा ही नहीं रहे, जो भी मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है वो शरीर में जा ही नहीं रहे, तो लैकिंग में आ जाता है कि भी हाँ उसकी कमी हो जाएगी। या कोई एक्सेस में कोई मान लो सप्लीमेंट्स ले लिए हैं तो वो एक्सेस में आ जाएगा। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। अब हम देखेंगे कि नॉर्मल वैल्यू क्या है। ये चार्ट दिया हुआ है, ये आप रीड कर लेना, एक एक का मैं रीड करके नहीं बता रही हूँ, बहुत सिंपल से हैं और ये तो हर स्टूडेंट को याद होना ही चाहिए। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, इनके ये सिंबल्स और नॉर्मल रेंज जो है आपको 100 या 1000% बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप रटो, याद करो, समझो, जो करना है करो, पर इनको दिमाग में बिठा लो। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। लो सोडियम, इसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया।
ये टर्म ज़रूर याद रखना। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अभी नर्सिंग स्टार्ट करी है, हो सकता है उनको इतना याद नहीं होगा, तो बच्चों ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही हर इलेक्ट्रोलाइट का हम आगे पढ़ेंगे। तो हाइपोनेट्रीमिया मतलब लो सोडियम। इसमें मेन सिम्टम्स आपको क्या नज़र आएंगे? वीकनेस, कन्फ्यूजन, सीजर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल मेन सिम्टम्स मैंने इन स्लाइड्स में डाले हैं, ये तो आपको पक्का याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे हम पढ़ते हैं ना, हर एक में जब हमें मेन सिम्टम्स तो पता नहीं होते, और नोज़िया, वॉमिटिंग, फीवर, ये सारी चीज़ें, रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ें घुसा देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी। और ना मैंने इसमें एक्स्ट्रा सिम्टम्स डाले हैं, जो बिल्कुल मेन है वो आपको बता रही हूँ। तो ये आप नोट्स समझो, जो समझना है समझो, पर बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अब हम बात करते हैं हाई सोडियम की। इसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया, और इसमें जो मेन 4 सिम्टम्स है वो होते हैं इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ड्राई माउथ होता है, मसल ट्विचिंग एंड रेस्टलेसनेस, ठीक है। ऐसे ही अब हम देखेंगे हाइपोकैलीमिया में क्या सिम्टम्स होते हैं। हाइपोकैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम लेवल नॉर्मल से कम होना। इसमें होता है मसल वीकनेस, इरेगुलर हार्ट बीट, फटीग का मतलब होता है थकान, एंड कॉन्स्टिपेशन। और हाइपरकैलीमिया यानी कि हाई पोटेशियम लेवल है, उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? स्लो और इरेगुलर हार्ट बीट, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग एंड नंबनेस और टिंगलिंग। तो ये मेन सिम्टम्स हैं हाइपरकैलीमिया के। और अभी 1-2 मिनट पहले मैंने आपको नॉर्मल रेंज दिखाई थी। भाई आप लोगों का पक्का वाला प्रॉमिस है मुझसे, अब बैक में जाके नहीं देखोगे। नॉर्मल रेंज सोडियम की और पोटेशियम की क्या होती है, आप बिना वहाँ पे क्रॉस चेक करें आप कमेंट करके बताइए अभी वीडियो देखते देखते बीच में। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कैल्शियम के बारे में। लो कैल्शियम अगर है, हाइपोकैल्सीमिया, इसमें क्या सिम्टम्स होंगे? टिंगलिंग सेंसेशंस, मसल क्रैम्प्स, इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं लो कैल्शियम में। और हाइपरकैल्सीमिया यानी कि हाई कैल्शियम लेवल है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन, कन्फ्यूजन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड फटीग, ये हैं इसके मेन सिम्टम्स। तो उस स्लाइड में जितने भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल रेंज आपको बताई है, उन सब की आपको वो याद होनी चाहिए। और मेन कि क्या सिम्टम्स आते हैं, वो सोडियम और पोटेशियम के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। लो होते हैं तो क्या होगा, और हाई होते हैं तो क्या होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे नर्सिंग केयर की। तो ये भी अच्छे से सुनना, पढ़ना, ध्यान रखना, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। देखो, रेगुलरली मॉनिटर करना है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस तो भाई पहली चीज़ है, बिल्कुल आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में इसको रखना है कि कुछ भी है प्रॉब्लम, वाइटल साइंस आप सबसे पहले देखेंगे, उसी से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वाइटल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट ऑब्जर्व सिम्टम्स केयरफुली एंड डॉक्यूमेंट चेंजेस। जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं और फिर उसको डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है। कोई भी चेंज अगर आपको देखने को मिला है पेशेंट में तो आपको वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले पेशेंट को सिर्फ रेस्टलेसनेस था, ठीक है, हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो रखी थी, ऐसा कुछ था, स्वेटिंग हो रही थी, XYZ कोई भी सिम्टम्स थे, आपने वो 2-3 जो भी मेन थे आपने वो डॉक्यूमेंट कर दिया अपने नर्सिस नोट्स में। फिर आपने नोटिस किया, अब दोबारा जब वाइटल साइंस चेक कर रहे थे या वैसे भी आपने नोटिस किया कि पेशेंट में टिंगलिंग सेंसेशंस हैं, ठीक है, या पेन है, कहीं पे घबराहट हो रही है ज़्यादा, कुछ भी, तो वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। पहले जो आपने सिम्टम्स नोटिस किए सिर्फ वो डॉक्यूमेंट कर दिया, दैट इज़ नॉट इनफ। कोई भी अगर माइनर से माइनर चेंज भी आप देखते हैं पेशेंट में तो वो आपको डॉक्यूमेंट ज़रूर करना है। आफ्टर दैट एडमिनिस्टर IV फ्लूइड्स एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है IV फ्लूइड वही लगाना है।
अपनी मर्जी से या बिना कोई रिपोर्ट्स देखे, बिना इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल, जैसे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल देखते हैं ना, चेक कराते हैं रिपोर्ट में, वो देखे बिना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाना। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, कई बार क्या होता है, देखो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर्स हर टाइम वार्ड में प्रेजेंट हो। जब पेशेंट की रिपोर्ट आती है तो आपको खुद भी वो देखनी चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर्स जितने उनको भी रिपोर्ट देखनी चाहिए। कुछ भी लेवल ऊपर नीचे लगता है तो आप तुरंत इन्फॉर्म कर दो, ताकि ट्रीटमेंट में डिले ना हो, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, ठीक है। तो आपको वो रिपोर्ट इन्फॉर्म करनी है तुरंत, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स ऊपर नीचे आया है उसके हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट है या आईवी फ्लूइड है वो आपको तुरंत लगा देना है। तो नेक्स्ट वही है रिव्यू इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट रिपोर्ट्स, जो मैंने अभी आपको समझाया है। प्रोवाइड बैलेंस डाइट एंड सप्लीमेंट्स एज एडवाइज्ड। बैलेंस डाइट देनी है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स की कमी है, कम ज़्यादा जो है उसके हिसाब से डाइट एक्सप्लेन करनी है। सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत है, जो एडवाइस किया गया होगा वो उनको पेशेंट को देना है। देन इनकरेज एडिक्वेट हाइड्रेशन, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना है। वॉच फॉर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन्स जैसे कि डायूरेटिक्स का बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उनसे, तो मेडिकेशंस का साइड इफ़ेक्ट्स भी देखना है। जो हम मेडिसिन दे रहे हैं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से कोई ऐसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, देखनी है। देन मॉनिटर मेंटल हेल्थ चेंजेस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। हमने सिम्टम्स पढ़े थे, ठीक है, तो जब आप सारे सिम्टम्स पढ़ोगे तो आपको अपने आप माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा, तो मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ता है, तो वो भी मॉनिटर करना है। छोटे से छोटे चेंजेस भी अगर आप देखते हो तो उनको भी कंसिडर करना है। देन ट्रैक हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज़, हार्ट रेट एबनॉर्मेलिटीज़ कोई अगर आपको देखने को मिलती है तो वो भी देखनी है और उसके हिसाब से ही मैनेजमेंट करना है। अब बात आती है प्रिकॉशंस की। डू नॉट टेक सप्लीमेंट्स विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, बिल्कुल सही बात है, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कोई इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम ज़्यादा है और आपने सप्लीमेंट्स ले लिए, उससे और कम ज़्यादा कुछ हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। आफ्टर दैट यूज़ ORS ड्यूरिंग वॉमिटिंग और डायरिया, ये तो भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि भाई जब भी वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, ORS ले लो। ORS में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स ही तो हैं, तो ORS क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करेगा। देन किडनी पेशेंट शुड केयरफुली मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट इनटेक। रीनल पेशेंट्स जितने भी हैं, किडनी की प्रॉब्लम है जिनका KFT ऊपर नीचे रहता है, उनका तो खास तौर पर इलेक्ट्रोलाइट इनटेक चेक करना है। IO चार्ट प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए उनका। फॉलो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन रूटीन्स, जैसे जैसे प्रिस्क्राइब किया है वैसे ही फॉलो करना है। पेशेंट को भी बताना है भाई जैसे दवाई बताई है, जिस टाइम बताई है उस टाइम वैसे वैसे लें, अपनी मर्जी से कुछ भी गड़बड़ ना करें। मेंटेन हाइड्रेशन स्पेशली इन हॉट वेदर और आफ्टर एक्सरसाइज। उस टाइम पे क्या होता है, स्वेटिंग होता है बहुत ज़्यादा, मान लो अगर हाइड्रेशन लेवल वैसे भी मेंटेन नहीं है, फ्लूइड इनटेक भी कम है और कुछ सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, XYZ कुछ भी रीज़न से क्या है, हाइड्रेशन मेंटेन्ड नहीं है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के चांसेस हैं, तो उन सब केसेस में क्या करेंगे, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस में सीम सिंपल, बट इफ़ इग्नोर्ड दे कैन बिकम सीरियस हेल्थ रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो दिमाग में फिट करनी है कि ये दिखते तो सिंपल है कि क्या हो गया, थोड़ा सोडियम बढ़ा है, कम हो गया, पोटेशियम मैग्नीशियम बढ़ा है या कम हो गया, लेकिन ये सिंपल नहीं है। अगर इग्नोर कर दिया तो बहुत ही सीरियस वाली दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो एज नर्सेज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस, मॉनिटर एंड मैनेज दीज इम्बैलेंसेस विद केयर एंड एक्यूरेसी। वही हमने अभी तक पढ़ा है कि जब भी ये वैल्यूज़ नॉर्मल से ऊपर जाएंगी या नीचे होंगी, यानी कि लोअर साइड होंगी या फिर हाई लेवल पे हैं, तो हमें क्या करना है, पेशेंट का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट।
और इस स्लाइड में मैंने एक बहुत अच्छी बात ऐड करी है, ये देखो, अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। बिल्कुल फाइनल एडवाइस और बहुत मस्त एडवाइस है ये कि अर्ली डिटेक्शन से हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ऑलवेज कंपेयर लैब वैल्यूज़ विद नॉर्मल रेंजेस। अर्ली डिटेक्शन एंड टाइमली केयर प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, जरा सी भी लगी हो कि भाई हाँ हमें इससे फ़ायदा हुआ, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको और भी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके, उनका नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, तो वो भी कर देना। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे ये बताइए कि विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस डू यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग टू मैनेज। ये आपके लिए एक टास्क है, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको ऐसा लगता है कि मैनेज करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बढ़िया से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ हम वो कवर करेंगे। तो आने वाली वीडियोस भी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।